कल भले ही अहिंसा के पुजारी का जन्म दिवस था, कल भले ही जय जवान जय किसान वाले नेता का भी जन्म दिवस था, लेकिन कल ही के दिन 2 अक्टूबर 1994 के बाद 1994 के दिन मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे कांड में वो सारी अहिंसा खत्म हो गई थी, वो सारे जय जवान जय किसान खत्म हो गए थे जब उत्तराखंड आंदोलन के गठन के लिए यहाँ के आंदोलनकारी दिल्ली कूच कर रहे थे। तब मुलायम सिंह यादव की सरकार हुआ करती थी और उस सरकार ने ये नहीं सोचा कि उसके देश को बनाने वाले वही अहिंसा के पुजारी हैं और देश को चलाने वाले वही जय जवान जय किसान वाले हैं। उस आंदोलनकारियों पर हुए अत्याचार के बाद जब राज्य गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को, तो किसी ने नहीं सोचा था कि राज्य गठन के 23वें साल में हमारे राज्य के 19 साल की बेटी अंकिता की कोई नृशंस हत्या कर देगा। ये किसी ने नहीं सोचा था। क्या इसी के लिए हमने राज्य बनाया था? शायद उस वक्त जब राज्य गठन हो रहा था, जब आंदोलन हो रहा था, शायद उस वक्त पुष्कर सिंह धामी उतने संवेदनशील नहीं रहे होंगे जितने संवेदनशील वो इस वक्त मुख्यमंत्री रहते हुए रह सकते थे। लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं दिया, ना ही दिखाई दिया उस विधायक रेणु बिष्ट की संवेदनशीलता जो 6वें दिन में आती है, जब 5 दिन तक कोई लड़की मिसिंग हो जाती है और 6वें दिन जब पता चलता है कि उस लड़की की हत्या हो गई, तो इतनी संवेदनशीलता यहाँ के प्रतिनिधियों की नहीं दिखाई दी। और आज भी वो संवेदनशीलता नहीं दिखाई दे रही है जिस संवेदनशीलता से उस उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। और 2 अक्टूबर को हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने अपनी जान और अपनी अस्मत दांव पे लगाकर इस राज्य को पाने के लिए संघर्ष किया था। ये सब हुआ था, लेकिन ये सब दिख नहीं रहा है, खो सा कहीं गया है। ये सब जो है सब बुरा ही बुरा हो रहा है और बुरा ही बुरा दिख रहा है। तो आखिर ये बुराई कब तक चलेगी? इसी बुराई को समझने के लिए हमारे साथ वही उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य गठन में अपनी भूमिका दर्ज की थी, जिन्होंने देखा था उन मां बहनों की अस्मत को लुटते हुए देखा था, उन अत्याचारियों की अत्याचार को देखा था। वो हमारे साथ हैं यमकेश्वर के शांति प्रसाद भट्ट। शांति भाई, आपका स्वागत और अभिनंदन तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये हमारे राज्य में हो क्या रहा है। आपने जो शुरुआत की बात कही उसे समझने की जरूरत है। भारतीय लोकतंत्र में 2 महान विभूतियां, एक तरफ लाल बहादुर शास्त्री, दूसरी तरफ जो है गांधी जी, दोनों हीरे थे इस देश के। और उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को आता है। पूरा देश उस दिन मानवता के लिए, किसानों के लिए उनको पूजता है। दुर्भाग्य देखिए, 2 अक्टूबर 1994 को उसी दिन अहिंसा के पुजारी के नेतृत्व करने वाले इंद्रमणि बडोनी जी, उनके नेतृत्व में हम दिल्ली सरकार से उत्तराखंड की बात को कहने जा रहे थे और हम पर गोलियां चली। आज 2 अक्टूबर हमारे लिए काला दिवस बन चुका है। ये कैसी विडंबना है इस भारतीय लोकतंत्र में। ये जनता को हम समझा रहे हैं कि हम दिल्ली की सल्तनत को ललकारने जा रहे थे और उत्तर प्रदेश की सल्तनत ने हम पे गोलियां चला दी। जब इसकी तह पे जाओगे तो पता चलेगा कि दिल्ली की सरकार के इशारे पे मुलायम सिंह ने वो बर्बरता हमारे साथ की। तो हम किसको सही माने? हम कोई लखनऊ घेरने नहीं जा रहे थे। ये वो बातें हैं जिसको समझना चाहिए कि जिन्हें हम अपना समझते हैं वो हमारे कितने गद्दार हैं। अब इसी का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। उत्तराखंड में राज्य बनने के बाद 23 वर्ष में क्या पाया हमने? जल, जंगल, जमीन, रोजगार, स्वरोजगार सरे आम बिक रहे हैं। उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को यही सत्ताधीश जिस तरीके से चूर चूर कर रहे हैं, उसकी वानगी अब देखिए कि जल जंगल तो लूटा था, अब हमारी बेटियों की अस्मत भी अब उत्तराखंड में सरेआम बोली लगाकर लूटी जा रही है। और वो कौन लूट रहे हैं? वही जो हिंदुओं के बड़े अग्रणी नेता बनते हैं और हिंदुओं की बेटियों के साथ कैसा दुराचार करते हैं। आरएसएस की पाठशाला में जहां सनातन संस्कृति को सिखाने की बात होती है, मेरी समझ से बाहर है। ऐसे गुंडे आरएसएस में कैसे आ गए? सुबह कच्छा पहनकर भारत माता की जय करते हैं और रात के अंधेरे में हमारी ही बेटियों का चीरहरण करते हैं। मैंने ऐसी कल्पना लोकतंत्र में नहीं करी थी और देवभूमि के अंदर तो कभी कल्पना करना भी पाप था। दुर्भाग्य इससे बड़ा और देखिए, हमारी विधायक महिला है और उस बेटी के साथ अत्याचार होता है तो उसके
तमाम सबूतों को मिटाने के लिए विधायक रात के अंधेरे में किसके इशारे पे डोजर चलाती है, क्यों सबूत मिटाती है, ये इतना बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि उत्तराखंड में जल, जंगल, जमीन, बेटी, बेटा सब बर्बाद करे जा रहे हैं केवल निजी स्वार्थ में। राष्ट्र पार्टी के नाम पर जिन्होंने वोट दिया है उन्होंने अपनी ही बेटियों का गला घोटने का काम किया है और यह चरितार्थ हो गया है अंकिता भंडारी के मर्डर के बाद। दुख इस बात का होता है कि कल हमारा बंद था, शांतिपूर्ण बंद था, और इस बंद की खबर अखबारों में जिस तरीके से छुपाई गई है, यह भी एक संदेश है कि भाजपा दो पार्टों में लोगों को बांट रही है ताकि जितना बटेगा उतना भाजपा के लिए मुफीद रहेगा चुनाव जीतना। हम ये बात भी जनता को समझाने में कामयाब रहे हैं कि लोकतंत्र की अस्मिता को बचाने के लिए यदि आप स्थानीय मुद्दों पर इस तरीके की अनदेखी करोगे तो इसके गंभीर परिणाम आप भुगतोगे आने वाले समय में। भाजपा की जो ये नियत है, ये नियत राज्य गठन के समय पर कहीं ना कहीं शक के आधार पर इसलिए देखी जा रही थी कि आपने जो प्रथम मुख्यमंत्री हमारे राज्य को दिया वो मूल उत्तराखंडी नहीं था, वो नित्यानंद स्वामी था, वो मूल उत्तराखंडी ना होके दूसरे राज्य का था। इसलिए कहीं ना कहीं उस वक्त भाजपा की नजर में लोग जड़े थे और लोगों ने समझा, तब जाके 2002 का जो आम चुनाव हुआ उसमें भाजपा को मुंह की खानी पड़ी और वो जो शक था आज विश्वास बनकर इसलिए उठ गया है क्योंकि भाजपा का कोई नेता और उसका पुत्र कुछ गलत कर रहा है यहाँ पर, तो सारे भाजपा ही जो है चुप है, मौन है। तो आखिर इन्होंने राज्य गठन क्या यहाँ की भूमि को, यहाँ की बेटियों को खुर्द बुर्द करने के लिए लिया था? यह भी एक शक है। इस पर हमारे शांति भाई क्या कहेंगे भाई साहब? देखिए, समझने वाली बात है, लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनप्रतिनिधि चुनाव जीत के आता है। घटना किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति के लिए नहीं होती, घटना होती है। मगर अंकिता बेटी का मर्डर होता है, निर्मम हत्या होती है, और भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल, वो कितना बदनाम और बेशर्म आईटी सेल है, उसकी रणनीति देखिए। एक तरफ उत्तराखंड जल रहा है, आम जनमानस की संवेदनाएं उस बिटिया के प्रति उद्गार हो रही हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोग कहते हैं इसका बाप तो बिक गया। लड़की के बाप ने करोड़ों रुपए की डिमांड कर दी, जबकि लड़की का बाप कह रहा मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं अपनी बेटी को न्याय दिलाना चाहता हूं, हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए। मगर भाजपा का आईटी सेल इतना बड़ा बेशरम, जिसने इस मोड़ को घुमाना चाहा, मगर उत्तराखंड की महान जनता समझ चुकी थी, इसलिए उबाल और तेजी से हुआ। दूसरा, आरएसएस का एक बिजनौर से आया हुआ व्यक्ति करणवाल, वो यहां आकर कहता है कि भेड़ियों के रात के अंधेरे में अगर भेड़ियों को बाप भेजेगा तो बाप दोषी है। सोचो कैसी मानसिकता के लोग उत्तराखंड को नोच रहे हैं। आपको बता दूं डिमरी जी, जब ये राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी उस समय लोग यहाँ 64 लाख थे, और उस समय हमारे गीत हुआ करते थे कि 64 लाख कंठ से निकली आज यही स्वरधारा है, ये उत्तराखंड हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। मगर आज यहाँ 1 करोड़ 35 लाख से लोग ज्यादा हो गए हैं। हर विधानसभा में फर्जी लोगों को यहाँ पर वोटर बनाकर उत्तराखंड की छाती पर, उत्तराखंड के धंधों को, उत्तराखंड के नौजवान बच्चों के सपनों को लूटने के लिए इन्होंने बाहर के बसा दिए हैं, और परिणाम आपके सामने है। अंकिता की हत्या होती है तो भाजपा का आईटी सेल में बिजनौर के, मुजफ्फरनगर के, बिहार के ये लोग उसमें उत्तराखंड की इस बिटिया की हत्या में उसके बाप को दोषी बता रहे हैं और बाकायदा सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। इससे पता चलता है, हम ऐसे ही नहीं कहते कि उत्तराखंड को लूटने के लिए इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड के स्वरूप को बिगाड़ दिया है। परिणाम सामने है। 23 साल में किसी एक क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। गंगा के नाम पे गंगा का पैसा लूट जाते हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पे स्मार्ट पैसे का लूट जाते हैं, नौकरी के नाम पर 20-20 लाख में खुलेआम नौकरियां बिक रही हैं, इनके मंत्री उसमें इन्वॉल्व हैं। अब आपके क्या ऐसा बचा है जिससे उत्तराखंड की जनता की आंखें ना खुले? अंकिता बिटिया ने अपने प्राणों का बलिदान देके एक संदेश तो दिया है कि मैं गरीब के घर में जन्म ले सकती हूं, मैं अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकती, इसलिए उसने प्राण त्यागना स्वीकार किया, मगर इन भेड़ियों के आगे अपने समझौते करना स्वीकार नहीं किया। और उसका परिणाम देखिए, एक वर्ग पूरा उत्तराखंड में आंदोलित है कि बिटिया को न्याय दो, और एक वर्ग ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे में उस बिटिया के परिवार को बदनाम कर रहा है। उससे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा कहां मर गई? क्या इनके घर में बेटियां नहीं है? क्या ये अपनी बेटियों को अंकिता की तरह देखना चाहते हैं? यह सवाल इसलिए मैं खड़ा कर रहा हूं कि ऋषिकेश में एक बहन ने अंकिता को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन किया तो भारतीय जनता पार्टी ने उसे पार्टी से बाहर कर दिया 6 साल के लिए। इसका मतलब
हम गौरा देवी, हंसा दनाई, बेलमती चौहान, टीलू रोतेरी की थाती के पुत्र हैं। अगर ये ऐसी वीरांगनाओं की जगह पर ऐसी नीतियां अगर भाजपा लेकर आ रही है तो ये भी एक संदेश है कि दलाली बहुत ज्यादा नहीं चलती, गुलामी बहुत ज्यादा नहीं चलती। और जो भाजपा को अंधभक्ति का टैग मिला है, ये तमाम उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संदेश है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की ऐसी गुलामी करते रहोगे तो आपकी बेटी भी सुरक्षित नहीं होगी, आपका बेटा भी बेरोजगार होगा। और बेरोजगार उन्मादी होता है, जो व्यक्ति उन्मादी होता है वो ना राष्ट्र का होता है ना किसी राज्य का होता है, वो केवल उन्मादी होता है। और भारतीय जनता पार्टी केवल उन्माद के तहत अपनी सत्ता में बैठकर राज्य को लूटना चाहती है, देश को लूटना चाहती है। हम जनता को समझा रहे हैं और जनता धीरे धीरे इस बात को समझ भी रही है। और जिस तरीके से कल के बंद में कुछ लोगों ने इस बंद को पहाड़ बनाम प्लेन्स का झगड़ा कराने की कोशिश करी, इसमें भी मैदानी क्षेत्र के लोगों ने स्वतः बंद करके उत्तराखंड क्रांति दल के इस बंद को सफल किया है। उन्होंने याद दिलाई है 1994 की कि क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या पहाड़, क्या प्लेन्स, तमाम वर्ग के लोगों ने उत्तराखंड आंदोलन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करी। और कल के बंद में उन्होंने यह साबित कर दिया है कि भाजपा कांग्रेस का झंडा यहां से गायब होगा और क्षेत्रीय विकास के साथ में लोग एकत्रित होंगे। आखिर राज्य सबका है, बेटी सबकी है, विकास सबको चाहिए, रोजगार सबको चाहिए। और अगर ये सारे छिन जाएंगे तो क्या उत्तराखंड का अस्तित्व बचेगा? ये संदेश देने में हम सफल हुए हैं और हमें उम्मीद है अंकिता बेटी को एक दिन न्याय मिलेगा और अपराधी फांसी की सजा जाएंगे। कोधा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य का गठन होना था, इसलिए सीमित संसाधन थे। पहाड़ी राज्य था, पैसे उतने नहीं थे, कमाई उतनी नहीं थी, इसलिए एक प्रचार प्रसार की सामग्री भी जुटाई गई कि कोधा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। और आज से ठीक 1 महीने 5 दिन बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन होता है। और ये 23 साल अब मंथन के दिन है। और इस अंकिता ने कहीं ना कहीं उस मंथन के दिन को याद करने के लिए अपना बलिदान दिया है। ठीक उन्हीं की तरह जैसे उत्तराखंड आंदोलन में उन महिलाओं ने बलिदान दिया था, उन पुरुषों ने बलिदान दिया था। ये सब अब उस बलिदान का परिणाम सामने आ रहा है कि आखिर भाजपा और कांग्रेस ने यहां किस नीति के तहत, किस योजना के तहत यहां की भूमि को खुर्द-बुर्द करने के लिए, यहां की बेटियों की अस्मत को ना बचाने के लिए, उनको लुटाने के लिए किस कदर इस उत्तराखंड राज्य का गठन किया, ये सब आज दिख भी रहा है। और इस बात को समझने की अब जरूरत भी है। शांति भाई हमारे साथ है, जिन्होंने विस्तार से हमको ये बताया। जाते जाते शांति भाई क्या कहेंगे? क्या वाकई में आपको लग रहा है कि ये जो मजबूर पुलिस है, ये जो मजबूर एसआईटी है, जो कहीं भी जो जांच पड़ताल हो रही है उसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि मजबूत पैरवी के खिलाफ, उस डॉक्टर विनोद आर्य के खिलाफ क्या हम लोग मजबूती से लड़ पाएंगे? उसके बेटे के खिलाफ कहीं लड़ पाएंगे जिससे फांसी की सजा हो जाए, या फिर वो कुछ महीने साल में बरी हो जाएगा? क्या इस पर इनको क्या विश्वास है इस मजबूर पुलिस के आगे? देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड की पुलिस बड़ी काबिल पुलिस है, मगर क्या करें, मजबूर है। जब सत्ताएं अपराधों में शामिल हो और पुलिस उनके अंडर में हो तो न्याय की उम्मीद कर पाना मुश्किल होता है। इसीलिए हम इसकी सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। रेणुका देवी जी बहुत ईमानदार आईपीएस ऑफिसर हैं और मैं आपको बता दूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो एसआईटी की पद से हटा दी जाए, क्योंकि वो झुकने वाली महिला नहीं है, जैसे सूत्र बता रहे हैं। और ये ठगों की पार्टी है भाजपा। ये क्या करती है अब आप देखेंगे, 9 नवंबर से पहले कहीं मुख्यमंत्री ना बदल दें। ये तो इतने बड़े नटवर लाल हैं, ये चेहरे बदल के राज्य से लेकर देश को लूट रहे हैं। ये अब किसी से छुपा नहीं है। देखिए, 9 नवंबर 2000 को राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। क्या विकास किया इन 22 वर्षों में? हम सवाल जब पूछते हैं, क्या रोजगार मिल रहा है? नहीं। बेरोजगारों की फौज खड़ी होगी। हमारे संसाधन बच रहे हैं? नहीं। भू कानून लागू हो रहा है? नहीं। क्या आप जो हम मांग करते हैं लोकायुक्त कानून की, ये लागू कर रहे हो कि नहीं? तो आप अपनी उपलब्धि क्या बताओगे कि उत्तराखंड में जनसंख्या विस्फोट, बाहर के लोगों को बसाकर उत्तराखंड की छाती पर डकैतों को बैठाना, ये इनका विकास है? इससे बड़ी बात, कल 2 अक्टूबर रामपुर तिराहा में उत्तराखंड के तमाम जनमानस के लोग जाते हैं अपने शहीदों को वहां पर नमन करने के लिए, और कल वहां पर पुलिस जो बाहर की बुलाकर पहाड़ियों पर लठ बजवाए गए केवल इसलिए कि वहां पर मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। और क्या कह रही है पुलिस? अगर तुमको आंदोलन करना है तो अपने पहाड़ी राज्य में जाओ, उत्तर प्रदेश में तुम्हारा आंदोलन नहीं होगा। सोचिए किस मानसिकता का मुख्यमंत्री है जो उत्तराखंड के शहीदों को भी नमन करने के लिए रोकता है। उसे इतना खतरा है अपनी ही जनता से कि कहीं उसके साथ में कोई सवाल जवाब ना हो जाए। तो ये भाजपा का असली चेहरा है। अजय भट्ट सांसद अपनी उपलब्धि तो नहीं बताते,
अपने उत्तराखंड की दुर्दशा पे कुछ नहीं बोलते, मगर झूठी घोषणाएं करते हैं कि हमारे राज्य में उत्तराखंड के अंदर इतना चमन हो चुका है। ये बताता है कि भाई हर 9 नवंबर को उत्तराखंड की आंख में धूल झोंकने का काम ये पार्टियां कर रही हैं। उत्तराखंड का जनमानस कर्रा रहा है। कितना बड़ा सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष अभी तक जेल क्यों नहीं गया प्रेमचंद अग्रवाल? भर्तियां तो उसने करी ना पैसे लेके। जो गरीब के बच्चे थे उन्हें नौकरी से निकाल दिया, अपराधी को बचा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सुचिता है, ये भारतीय जनता पार्टी का न्याय है। और जनता चीख चीख के कह रही है कि डोजर के ड्राइवर से पूछ लो भाई, तुझको किसने आदेश दिया रात को तोड़ने का, बात खुल जाएगी। मगर पुलिस का ये कहना हम जांच कर रहे हैं, किसके आदेश पर ये बुलडोजर चला। अब पुलिस की मजबूरी आप समझ सकते हो कि ये पुलिस लास्ट में निकाल के आएगी कि उस बिटिया ने खुद आत्महत्या करी और बाद में 5 साल बाद ये अपराधी आपको बरी होते हुए दिखेंगे। इनको न्याय उत्तराखंड की जनता देगी। जब इनको इन्हीं के हिसाब से जनता मारेगी तब उत्तराखंड के अंदर न्याय की बात होगी। वरना इस पुलिस से, इस सरकार से उम्मीद करना कि यह न्याय संगत है, बहुत बड़ी बेईमानी है। जनता इस बात को समझ रही है, निर्णय अब जनता ने लेना है। कानून टूट भी सकता है इस राज्य में। अगर उन अपराधियों को बेल हो जाती है, वो बरी हो जाते हैं, तो कानून टूट भी सकता है, समझ लो धामी। और शायद भविष्य में जो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, जिस बारे में शांति भाई साफ साफ कह रहे हैं, कहीं गठन से पहले ये चेहरे ना बदल दे, क्योंकि आदत इनको यही पड़ी है कि ये चेहरा अगर धूमिल हो गया है तो हटा के बदल दो और दिखाओ उस स्वच्छ चेहरे को। ये आदत बन गई है और जो व्यवस्था है वैसी पुरानी की पुरानी है। इसको हमें समझना है, देखना है, और दिख भी रहा है, और इसको हमें कहीं ना कहीं लागू भी अपने जीवन में करना है। वरना उत्तराखंड यूं ही बर्बाद होता जाएगा जैसे अब तक होता हुआ आया है। ये बातें हमारी शांति भाई के साथ चर्चा के दौरान सामने आई। हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम स्थानीय चैनल है और स्थानीय स्तर की विशेष और गंभीर बातों को आप तक पहुंचाना हमारा जिम्मेदारी है, और आपको समझना भी जिम्मेदारी है। इसलिए कमेंट बॉक्स पर अपनी जरूरी राय जरूर दर्ज करें, जिससे पता चले कि वाकई में आपके अंदर भी आत्मा है, आपके अंदर भी प्राण है, और आप भी चाहते हैं कि अंकिता के हत्यारों को सजा मिले, और जो सत्ता में बैठे हुए मजबूर कर रहे हैं पुलिस को उसको कानून व्यवस्था लागू करने के लिए, उनको भी सबक मिले। तो आप आंवला न्यूज देखते रहिए। आपका सहयोग भी मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है, समर्थन भी मिल रहा है, और कमेंट बॉक्स पे राय भी मिल रही है। लेकिन और राय की जरूरत है, और समर्थन की जरूरत है, जिससे अंकिता को न्याय मिल सके, इस उत्तराखंड राज्य को न्याय मिल सके, इस उन आंदोलनकारियों की आत्मा को न्याय मिल सके जिन्होंने इसको बनाने के लिए अपनी अस्मत और जान दांव पर लगा दी। इसलिए हमने आज शांति भाई को बुलाया था। ये भी उत्तराखंड आंदोलनकारी रहे हैं और इन्होंने अपने करीब से देखा है, इसलिए इनके विचारों को भी समझिए, बात को भी समझिए, और आगे का नया उत्तराखंड बनाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास भी कीजिए। मैं अपने सहयोगी दीपक और दिवाकर के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थ नगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड, यमकेश्वर, मुनि की रेती, आसपास के क्षेत्रों में जो भी इस तरह की घटना होती है उसको विस्तार और गंभीरता से दिखाने के लिए आपके लिए संकल्पबद्ध, कटिबद्ध हैं। धन्यवाद।